कल हम लोग ने जो डिस्कस किया था, किसी को कोई डाउट है उसमें? फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली विल कंटिन्यू अगेन नाउ। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। So yesterday we were talking about LDAP. If you remember, LDAP के अंदर हमने बात किया था, ये वाला पार्ट हो गया था। एंड आई थिंक वी सपोज टू स्टार्ट विद दिस ना। So active directory, this is the point from where we'll be starting. So एक्टिव डायरेक्टरी का पर्पस क्या होगा? अब यहाँ पे इफ यू रीड दिस वर्ड वेरी केयरफुली, एक्टिव, इसका मतलब है कि जो कंप्यूटर्स मेरे नेटवर्क में या जो डिवाइसेस मेरे नेटवर्क में एक्टिव है, उनका हम लोग कंटिन्यूअसली अपडेट लेते रहेंगे। ठीक है? बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि जैसे वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द प्रीवियसली इन यूनिट वन, like every computer in network they supposed to maintain a routing table का मतलब है कि which all computers are accessible from their original point. So if you want to send a data, there should be a point where they can share easily that data, है ना? तो कौन सा रास्ता अवेलेबल है, कौन सा अवेलेबल नहीं है, तो एग्जैक्टली सेम वे एक्टिव डायरेक्टरी ये आपको क्या बताता है? कंप्यूटर्स और बाकी के जो डिवाइस है, उसका इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। और इट्स प्राइमरी फीचर्स क्या रहेंगे? विंडोज सर्वर। तो अब आपका जो विंडोज सर्वर है उसके पास ये सारा इंफॉर्मेशन ये मेंटेन रखेगा। एंड एज यू कैन सी इट कैन रन ऑन लोकल एज वेल एज इंटरनेट बेस्ड सर्वर एज वेल। अब ये इंटरनेट बेस्ड सर्वर का मतलब क्या है? इंटरनेट बेस्ड सर्वर का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट का या फिर जो नॉर्मल कोई दूसरा है, वैसे हम लोगों ने कोई सर्वर्स जो है वो सेटअप किए हुए। दैट्स व्हाट वी मीन बाय इंटरनेट सर्वर। मतलब यहाँ पे आई माइट बी यूजिंग Azure, AWS और गूगल का क्लाउड। ठीक है? तो ये मैं को इसमें से कोई सर्विस मैंने यूज़ की है, जो सर्विसेज को मैं आई मीन ये प्लेटफॉर्म्स पे मैंने मेरा सर्वर सेटअप किया। या फिर लोकल सर्वर तो बहुत इजी है। एज आई सेड, आपको जाके एक बार ट्राई करना है विंडोज सर्वर 2012। ओके? और आपको उसका लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, 2020 भी मिलेगा आई थिंक। 2020 या 2022 है, मुझे ध्यान में नहीं है ये। तो आपको जाके चेक करना है और यू कैन इजीली डाउनलोड इट ऑनलाइन, आई मीन दैट्स नॉट अ बिग डील। सो अब यहाँ पे बेनिफिट्स क्या होता है व्हेन वी टॉक अबाउट अ एक्टिव डायरेक्टरी? तो बेनिफिट्स अगर आप देखेंगे जो एक्टिव डायरेक्टरी है उसके, सबसे पहले तो हायरार्कल ऑर्गेनाइजेशन है। हायरार्कल ऑर्गेनाइजेशन कल हम लोगों ने पढ़ा था, दिस इज हायरार्कल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे टॉप पे मेरा एक रूट डायरेक्टरी है और उसके अंदर हम लोग चीज़ों को सेग्रीगेट कर देंगे, बाइफरकेट कर देंगे फॉर द इजी एक्सेस एंड मैनेजेबल थिंग। तो हायरार्कल पैटर्न इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा होता है ये। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस हायरार्कल पैटर्न, जहाँ पे हमने एक मेन डायरेक्टरी के नीचे सारे सब डिविजन्स करते जा रहे हैं हम लोग। तो वो सेम हायरार्कल पैटर्न आपका एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर भी रहता है। देन मल्टी मास्टर ऑथेंटिकेशन एंड मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे एज यू कैन सी द एबिलिटी टू एक्सेस एंड मॉडिफाई एक्टिव डायरेक्टरी, जो हम लोग के डेस्टिनेशन पॉइंट्स रहेंगे फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ऐसा नहीं है एक ही जगह से, हम लोग अलग अलग जगह से सेम रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे, है ना? वो आपको हेल्प कर रहा है। तो
एक ही जगह से अगर खाली मेरे डिवाइसेस का डिटेल मिलेगा, या एक ही जगह से अगर मुझे कोई भी डिवाइसेस अगर एक्सेस करने तो होंगे, दैट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज हायर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रहेंगे, बिकॉज एक ही जगह पे आपका सारा जो ट्रैफिक है वो एक ही जगह पे चले जाएगा। सो नॉट टू मेक दैट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई एक यूजर, इफ दैट यूजर इज एबल टू एक्सेस, आई मीन ऑथोराइज टू एक्सेस एनी रिसोर्सेज इन अ नेटवर्क, तो उनका ऑथेंटिकेशन ये वो जो है, ये हम लोग उसका मल्टीपल कॉपी बना के मल्टीपल जगह पे रख देंगे। ऐसा समझो कि जैसा आपके कॉलेज में एक इवेंट चल रहा है, तो वहाँ पे मल्टीपल एंट्री पॉइंट हम लोगों ने लगा दिए, तो जहाँ से आईडी चेक होके हम लोग वो यूजर्स को एक्सेस करने दे देंगे जो रिसोर्सेज चाहिए वो, बस। और सिंगल पॉइंट एक्सेस वाला भी चलता है, तो सिंगल पॉइंट एक्सेस तो आपका लोकल लेवल पे ही चलेगा। इंटरनेट बेस्ड जो आपके सर्वर्स जो सेटअप होंगे वहाँ पे आपका मल्टी पॉइंट या मल्टी मास्टर ज़्यादा बेटर होता है। देन इसके थ्रू एक्सटर्नल नेटवर्क जो भी रहेंगे उसमें सॉरी, so ability to create a trust relation with external network running previous versions of active directory। अब यहाँ पे एक बात अगर आप देखेंगे, it can easily match itself, the latest version of active directory can match itself with the old versions, तो यहाँ पे वर्जनिंग इश्यू नहीं आएंगे। और दूसरा है कि हम लोग इसको यूनिक्स पे भी काम करा सकते हैं। रिमेम्बर ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, तो विंडोज सर्वर्स पे ये काफ़ी बेटर चलेगा, बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका दूसरे सर्वर्स पे भी ये काम कर सकता है इजीली। एंड यहाँ पे अगर हमको कोई स्पेसिफिक पैटर्न में अगर एक्सेस प्रोवाइड करना है, तो वो टाइम पे वी कैन ऑल्सो वर्क इन अ मैनर, जैसे अगर आपको पता रहेगा कि कुछ चीज़ों को सेग्रीगेट करने के लिए हम लोग मेन डोमेन एंड सब डोमेन बनाते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे आता है डेटाबेस पे। अब ये जो मैंने डेटाबेस का ये जो भी डायग्राम दिया है, कितने लोगों को समझता है व्हाट वी मीन बाय डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस एंड व्हाई डू वी रिक्वायर्ड इट? व्हाट इज डेटा वेयरहाउस? देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले तो अगर हम लोग डेटाबेस की बात करें, तो डेटाबेस इट्स अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, बराबर है। अब वो टेबल्स जो भी रहेगा इसके अंदर रॉ डेटा रहेगा विच इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, बराबर है। सो कलेक्शन ऑफ टेबल्स, एक डेटाबेस जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, और वो टेबल्स में बहुत सारा डेटा सेव्ड है आपका। सो जब वो डेटा में से कुछ काम का चीज़ अगर हमको निकालना है, तो हम लोग एक क्वेरी फायर करेंगे एसक्यूएल वाला। तो वो जो क्वेरी है वो हमको वो डेटाबेस में से, रॉ डेटा में से इंफॉर्मेशन फेच करके देगा। इसको डेटाबेस बोलते हैं। डेटा वेयरहाउस का मतलब क्या रहेगा, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस का कलेक्शन जो होगा इसको हम लोग डेटा वेयरहाउस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डेटा का जो एक गोडाउन होगा, है ना। वेयरहाउस का मतलब होता है गोडाउन। सो कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस जहाँ पे हम लोग रखेंगे, जो प्लेस पे रखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं डेटा वेयरहाउस, ओके। याद रखो ये। तो अब यहाँ पे वी बेसिकली फॉलो वन ईटीएल प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ईटीएल का मतलब रहता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो वी हैव मल्टीपल डेटा सोर्सेस जहाँ से डेटा डेटा वेयरहाउस में आ सकता है। कोई जैसे अमेजोन है, तो अमेजोन के पास एक बिलिंग सिस्टम रहेगा, एक ईआरपी सिस्टम हो सकता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एक फ्लैट फाइल्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के मेरे पास है, सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग डेटा के साथ डील कर रहे हैं, एंड वो डिपार्टमेंट अलग अलग स्टेट अलग अलग सिटी लेवल पे वापस अपना एक इंडिविजुअल काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे एज यू कैन सी कि हमको सबसे पहले वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है जो मेन सोर्स है वहां से वो डेटा, आई मीन मुझे वो सारा डेटा एक सेंट्रल डेटा वेयरहाउस में अगर डालना है, तो सबसे पहले हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने से क्या होगा कि आपके पास वो जो डेटा है, वो जितना रिक्वायर्ड डेटा है हम लोगों ने ये अलग अलग सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किया। देन उसको हम लोग
अब यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग डेटाबेस जो है, कोई माई एसक्यूएल में बना रहेगा, कोई ओरेकल में बना रहेगा, कोई एमएस एसक्यूएल सर्वर में बना रहेगा. सो द प्लेटफॉर्म और द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर विच दे आर यूजिंग, दे माइट बी चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये जो अलग अलग छोटे छोटे सोर्सेस है डेटाबेस के, वो अपना अलग अलग पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, अलग अलग प्रोसीजर फॉलो कर सकते, आई मीन अलग अलग सॉफ्टवेयर फॉलो कर सकते हैं. तो वो टाइम पे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसको हमको प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, सो दैट एक कॉमन फॉर्मेट में हम लोग उसको सेव कर पाए. लेट्स से कि मेरा डेटा वेयरहाउस मैंने ओरेकल में बनाया हुआ है, तो ये अलग अलग जो भी डेटा सोर्सेस से हमने डेटा एक एक प्लेस पे, एक गोडाउन में कॉन्सेंट्रेट किया है, तो वो मेरा जो गोडाउन है वो ओरेकल पैटर्न फॉलो कर रहा है या ओरेकल का सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉलो कर रहा है. तो वो टाइम पे आपको वो सारे डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इन अ वे दैट ओरेकल कैन इजीली एक्सेप्ट एंड स्टोर इट, सो दैट वी कैन अगेन जनरेट सम अदर थिंग्स ऑन इट. और उसके बाद में हम लोग उसको डेटा वेयरहाउस में लोड करेंगे. तो यहाँ से डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया. एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है कि कौन सा डेटा चाहिए, वो हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया मल्टीपल अलग अलग डेटा सोर्सेस से, अलग अलग ऑफिसेस से, अलग अलग सिटीज से. और उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे ओरेकल सॉफ्टवेयर में, वो हैंडल हो पाए वैसे. एंड देन फाइनली हम लोग उसको डेटा वेयरहाउस में लोड कर देंगे. ईटीएल प्रोसेस काफ़ी अंदर डिटेल में रहता है, उतना डिटेल में नहीं जाना है हमें. और ये जो डेटा वेयरहाउस है जिसके अंदर एक कॉमन फॉर्मेट में मल्टीपल सोर्सेस से डेटा हमने कॉन्सेंट्रेट किया है, तो उसके बेस के ऊपर आई कैन जनरेट अ रिपोर्ट. हम लोग यहाँ पे एनालिसिस जनरेट कर सकते हैं, एक डैशबोर्ड दे सकते हैं. या फिर इतना बड़ा डेटा है जिसमें से काम का इंफॉर्मेशन अगर फैच करना है, तो वो टाइम पे हम लोग डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स अप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वी कैन इजीली कैच. तो अब डेटा वेयरहाउस के अंदर दो टाइप के डेटा रहता है, एक आपका हिस्टोरिकल डेटा रहता है और एक आपका करंट डेटा रहता है. हिस्टोरिकल डेटा जिसके अंदर चेंजेस पॉसिबल नहीं होता है, और करंट डेटा जिसके अंदर चेंजेस पॉसिबल है. तो जो डेटा जिसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है उसके ऊपर हम लोग सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं. उसको आप ओलैप बोलते हैं, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, जिस पे रिपोर्ट जनरेट होगा सिर्फ, या एनालिसिस होगा. ओएलटीपी आपका करंट डेटा रहता है. जैसे आप स्टूडेंट का अटेंडेंस, रिजल्ट, ये सब अपडेट होगा, ये मॉडिफाई भी होगा, बिकॉज आपका ये करंट डेटा है. आप फिलहाल यहाँ पे कॉलेज में हो जहाँ पे हम लोगों ने आपका डेटा या आपका एग्जाम कंडक्ट करेंगे. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ओ एल टी पी जो है, जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं डेटा पे, ट्रांजेक्शन्स का मतलब है उसके ऊपर क्रूड ऑपरेशन हो सकता है ना, क्रिएट, ऑल्टर, अपडेट, डिलीट, ये सारे ऑपरेशन हो सकते हैं. तो करंट डेटा, तो डेटा वेयरहाउस में क्या होता है, इतना बड़े साइज का मल्टीपल सोर्सेज से जब डेटा आता है, तो फॉर अ फास्टर एक्सेस हम लोग वो डेटा को सेग्रीगेट कर देते हैं, हिस्टोरिकल एंड करंट डेटा को, सो दैट ज़्यादातर वी गोइंग टू वर्क विद द करंट डेटा ओनली. मतलब कॉलेजेस में आपके पहले 50 बैचेस पास हुए रहेंगे, तो उनका कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे, वो सारे स्टूडेंट्स का डेटा अगर आपके डेटा के साथ में ही अगर हम लोग रखेंगे, तो डेटाबेस का साइज या डेटा वेयरहाउस का साइज मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा. फॉर अ फास्टर एक्सेस एंड अ स्मूथ वर्किंग ऑफ आर ongoing operations, हम लोग क्या करते हैं, वी सेग्रीगेट दैट स्पेसिफिक डेटा इन टू पार्ट्स. एक हिस्टोरिकल एंड एक करंट डेटा होता है जिसको डेटा वेयरहाउस बोलते हैं. तो हिस्टोरिकल डेटा पे तो हमको खाली कंपैरिजन करने के लिए, कुछ एनालिसिस करने के लिए ही यूज़ करेंगे हम लोग. बाकी ज़्यादातर आपके ऑपरेशंस जो होंगे वो करंट डेटा के ऊपर होंगे, है ना. जैसे कॉलेज में अटेंडेंस मार्क होगा, इवेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे, वो करंट जो स्टूडेंट है उनके लिए होंगे, एग्जाम करंट स्टूडेंट्स के लिए होंगे. तो यहाँ पे हमको इसके लिए जब बाइफरकेशन कर रहे हैं हम लोग, दो टाइप पे, हिस्टोरिकल डेटा एंड करंट डेटा. तो इससे क्या हुआ, आपका डेटाबेस का साइज अगर 100 टेराबाइट्स का भी था, तो उसमें से अब मेरे पास खाली 10 टेराबाइट्स है जो मेरा करंट डेटा है, बाकी 90 टेराबाइट्स मेरा हिस्टोरिकल डेटा है. तो आई नीड टू वर्क ऑन दैट 10 टेराबाइट्स ओनली. सो इससे मेरा एक्सेस जो है वो फास्टर हो जाता है. तो ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न अगर आप समझोगे तो मल्टीपल वे में ये सेम पैटर्न हम लोग फॉलो कर सकते हैं.
ये सेम सिनारियो अगर मैं डायरेक्टरी सर्विसेज में भी अगर बात करूं कि फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को हम लोग जो सेग्रीगेट करके दे रहे हैं, वही हो गया, है ना। तो यहाँ पे वो सेम पैटर्न जैसा डेटा वेयर हाउस में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, फास्टर एक्सेस एंड करंट डेटा, मतलब जो डेटा के ऊपर काम ज़्यादा करना है उसको अलग सेग्रीगेट कर दो, जिसमें बार बार चेंजेस या अपडेट होंगे, और जिसमें चेंजेस या अपडेट नहीं होने वाला है, जो एनालिटिकल टूल है जिसको खाली आपको रिपोर्टिंग के लिए यूज़ करना है, वो डेटा को अलग कर दो, सो दैट आपका डेटा का साइज जो है वो सेग्रीगेट हो जाएगा, आपके सोर्सेज का साइज जो है उसको आप सेग्रीगेट कर रहे हो, तो उससे आपका एक्सेस और स्मूथ और बेटर हो सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, डायरेक्टरी सर्विस इज अ हायरार्कल अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स का मतलब वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्योर डेटा और रिसोर्सेज एज वेल, वो सारे आपके ऑब्जेक्ट कंसिडर होंगे। तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमको बेसिकली रखना है, जैसे मैंने अभी बात की आपको डेटा वेयरहाउस का, हिस्टोरिकल एंड करंट डेटा हम अलग अलग करते हैं, जिससे डेटाबेस का साइज स्मॉल हो जाएगा और एक्सेस आपका फास्टर हो सकता है, बस ये सेम है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लोकेटर सर्विस हो सकता है, तो इज नॉट एक्सक्लूसिव पर्पस, तो खाली कोई एक रिसोर्स को लोकेट करना कहाँ पे है, यही काम नहीं है उसका, और काम क्या रहेगा, सेंट्रल एडमिन ओवरऑल एक्टिविटीज कैरिड आउट थ्रू द नेटवर्क, उसको भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो डायरेक्टरी सर्विसेज का क्या क्या काम हो सकता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर ऑब्जेक्ट्स, यूजर का डिटेल देगा, कंप्यूटर सर्विस कौन से एक्सेसिबल है, कौन से यूजर को, उसका रिसोर्सेज का इंफॉर्मेशन दे सकता है। देन सिक्योर डेटाबेस जो है वो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं कि हाँ मेरा पूरा डेटा यहाँ पे है, तो सिर्फ ऑथेंटिकेट एंड ऑथोराइज यूजर्स को ही यहाँ पे आप परमिशन दो। Provides tools to manage and search the directory, allows to manage users account and resources, ये सब यहाँ पे होगा। एक्टिव डायरेक्टरी सेवरल सर्विसेज, डिफरेंट सर्विसेज यहाँ पे हम लोग मेंटेन करते हैं। एक आपका डोमेन सर्विसेज होता है, डोमेन सर्विस का मतलब है जैसे मैंने बताया था इंट्रानेट, हर कंपनी अपने लिए एक अलग इंटरनेट मेंटेन करता है। तो अब ये जो अलग इंटरनेट मेंटेन होगा, वो अलग इंटरनेट के ऊपर हम लोग जो काम के जो चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, मतलब कि मेरे पास अलग अलग डोमेन पे अलग अलग मेरे सर्विसेज अवेलेबल होंगे, एक्सेसिबल होंगे। पहला तो ये बात है। सो सेंट्रल डेटा एंड मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स एंड डोमेन्स, जहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेशन, मतलब कौन सा यूजर अलाउड है, कौन से यूजर्स मेरे सिस्टम पे है, वो भी हम लोग रखेंगे। उसके आगे नेक्स्ट जो आएगा जिसके अंदर हम लोग बेसिकली आई कैन से कि हम लोग यहाँ पे व्हाट व्हाट वी से कि अलग अलग डेटा को हमने अलग अलग वेबसाइट्स पे सेग्रीगेट किया हुआ है, तो कौन सा वेबसाइट क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा उसका डिटेलिंग यहाँ पे होगा। तो कौन सा वेबसाइट आपको कौन से डोमेन पे मिलेगा ना, वो डिटेल यहाँ पे आपका हो सकता है। ठीक है। तो डोमेन सर्विस में we have segregated the resources on multiple portals, ओके, वेब पोर्टल्स। तो कौन से पोर्टल का एड्रेस कौन सा है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एंड बाय द वे, ये जो भी पोर्टल रहेंगे, दिस विल वर्क इन इंट्रानेट, है ना। उसके आगे सर्टिफिकेट सर्विसेज है। तो सर्टिफिकेट यहाँ पे basically we are talking about digital certificates, okay। अच्छा, anyone who is aware about digital certificate, what do you mean by digital certificate, क्या होता है? Like SSL हाँ उर्मिला। security level certificate and Sec- also the cloud computing और भी TSL certificates भी होते हैं। हाँ, तो like we can encrypt or decrypt data using this certificate, right? Yes। हाँ, और anyone else? सर, उसमें हैश फंक्शन यूज करके मतलब मैथ्स के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं कि वो चेंज हुआ, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं डेटा में या नहीं, वो डिजिटल सिग्नेचर होता है। ओके, वेरी गुड। सो आपने अगर पढ़ा रहेगा थोड़ा बहुत कि वी बेसिकली टॉक अबाउट, लेट मी जस्ट
So I'll just share my screen. So हमारे पास जो डिजिटल सर्टिफिकेट रहता है वो मल्टीपल टाइप के आता है। अब वो सर्टिफिकेट्स का अलग अलग सर्टिफिकेट्स क्या क्या काम में आते हैं। सबसे पहले तो इफ़ यू रिमेम्बर, ये डिजिटल सर्टिफिकेट जो है ये हमको मिलते हैं सीए के पास से। सीए को हम बोलते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब ये डिजिटल सर्टिफिकेट के ऊपर क्या रहेगा, एंड बाय द वे ये सर्टिफिकेट हर किसी को नहीं मिलता है। वी नीड टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर सच सर्टिफिकेट, ओके। सो वी नीड टू वेल इन डिफाइन, वी नीड टू इन्फॉर्म कि फॉर व्हाट पर्पस वी रिक्वायर्ड। अब इसके बाद में ये सर्टिफिकेट पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आई कैन पुट डिजिटल सिग्नेचर on any document. Then यहाँ पे आपको पब्लिक की एंड प्राइवेट की वाला कंसेप्ट मिलेगा। तो इसके थ्रू मैं, ये कीज के थ्रू आई कैन परफॉर्म एन एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑपरेशन। और बहुत सिंपल भाषा में आई कैन से कि हम लोग क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस कर पाएंगे। ठीक है, क्रिप्टो, आई होप इफ यू रिमेंबर क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन का मतलब क्या होगा, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, बहुत सिंपल भाषा में। तो आपके दो टाइप के ये ऑपरेशन, सॉरी, दो टाइप के आपके एनक्रिप्शन पैटर्न रहता है। एक सिमेट्रिक होता है और एक असिमेट्रिक होता है। एक सिमेट्रिक है, एक असिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के अंदर सेम की विल बी यूज्ड फॉर एनक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग द डेटा। असिमेट्रिक के अंदर क्या होगा, टू डिफरेंट कीज, टू डिफरेंट कीज विल बी यूज्ड। वन फॉर एनक्रिप्शन, मतलब प्राइवेट की जो है इसके थ्रू हम लोग डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं, एंड पब्लिक की के थ्रू हम लोग डेटा को डिक्रिप्ट करते हैं। ये बेसिकली काम होता है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट आपका ये पर्पस के लिए यूज होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको क्या दिया है, सर्टिफिकेट सर्विस, इट जनरेट्स, मैनेज एंड शेयर सर्टिफिकेट्स। तो किसको हमको ये डिजिटल सर्टिफिकेट देना है, जिसके थ्रू आप सिक्योरली डेटा एक्सचेंज कर पाएंगे, आप वो डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर पाएंगे या एक्नॉलेज कर पाएंगे। तो जब हम लोग ऑनलाइन ये सारे जॉब कर रहे हैं, तो वो टाइम पे हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं फिजिकली साइन करके स्कैन वर्जन भेजूंगा। वो टाइम पे हमको डिजिटल साइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे डिजिटल साइन का मतलब ये नहीं है कि इफ माय साइन इज समथिंग लाइक दिस, तो मैं यहाँ पे मेरे सर्टिफिकेट के ऊपर ये मेरा साइन का फोटो है ये भेजूंगा, नहीं। When we talk about a digital sign, which is basically generated from a digital certificate, so it's यूनिक आईडी। एक यूनिक आईडी आपके डॉक्यूमेंट पे ऐड होगा, और वो जो यूनिक आईडी आपके डॉक्यूमेंट पे ऐड हो रहा है वो हमारा डिजिटल साइन है। तो हर सर्टिफिकेट के साथ एक अलग डिजिटल साइन आता है। तो ये भी काम है आपका डायरेक्टरी सर्विसेज का कि किसके किसके लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे इसको मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों है, बिकॉज लेट्स से there are three employees A, B and C. Now if A wants to communicate with B, ध्यान से देखो, तो ये डेटा सिक्योरली भेजेगा। तो A के पास भी सर्टिफिकेट है और B के पास भी सर्टिफिकेट है ना। तो अब हमारे पास एक डेटाबेस रहेगा जहाँ पे मुझे सारे जितने भी मेरे नेटवर्क में लोग अवेलेबल है वो सबके पब्लिक की एक जगह पे मेंटेन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा, पब्लिक की ऑफ ABCD। तो यहाँ पे हर किसी का एक पब्लिक की अवेलेबल रहेगा, जिसके थ्रू मैं जब डेटा भेजूंगा, तो इफ ए सेंड्स अ डेटा टू बी, तो वो टाइम पे क्या करेगा, ए विल रिफर दिस दिस स्पेसिफिक डेटाबेस और अ टेबल, जहां से वो बी का पब्लिक की निकालेगा। और बी का पब्लिक की लेके ए विल encrypt data using बी का पब्लिक की, और
उसके बाद में वो डेटा वो बी को भेजेगा, सो दैट कोई दूसरा पर्सन अगर इसको एक्सेस भी कर ले तो भी वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो डेटा आपने एनक्रिप्ट किया है यूजिंग ए का पब्लिक की, वो डेटा ओनली will be decrypted using बी का प्राइवेट की, और कहीं से भी ये डेटा डिक्रिप्ट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द सिक्योर ट्रांसमिशन। तो आपका डायरेक्टरी सर्विस क्या कर रहा है, डायरेक्टरी सर्विस सर्टिफिकेट्स का डिटेल मेंटेन करेगा, और जब अगर मुझे किसी से अगर कम्युनिकेट करना है सिक्योरली, तो उनका पब्लिक की जो है उसका कौन सा पब्लिक की है वो यहाँ से मुझे मिल सकता है। तो ये बेसिकली काम डायरेक्टरी सर्विसेज का हो सकता है लोकल नेटवर्क या हमारे ऑनलाइन नेटवर्क में एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एम आई क्लियर विद दिस, समझ में आया सबको, अदर स्टूडेंट्स? ओके, सो वो होगा लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विस, ये तो हमने बताया था। applications using the open LDAP protocol, directory federation services है, provide single sign on to authenticate users in multiple web app। एक सिंगल पॉइंट ऑथेंटिकेशन मतलब मुझे बार बार 50 अलग अलग ऐप पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही जगह से लॉगिन करके सारे जितने भी रिक्वायर्ड मेरे ऐप्स हैं सबको एक ही जगह से एक्सेस कर पाऊंगा, वन पॉइंट एक्सेस फॉर ऑल। तो वो पैटर्न हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड राइट्स मैनेजमेंट, ये नाम में से आपको पता चल रहा है क्या बताया, इट कंट्रोल्स इंफॉर्मेशन राइट्स एंड मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी बाय द वे, दिस इज द फंक्शन विच encrypts द कंटेंट, जैसे ईमेल वर्ड फाइल और ऑन अ सर्वर टू लिमिट द एक्सेस। तो जिससे क्या होगा, मैंने जिसके लिए इनक्रिप्ट किया है जैसे मैंने बताया सिर्फ वही एक्सेस कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ द डिजिटल सर्टिफिकेट वर्क्स। ओके, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो आई मीन व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्टरी सर्विस और कुछ ऑपरेशन जिसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक जो ऑपरेशन बताया वो है सर्टिफिकेट सर्विसेज, और दूसरा राइट्स मैनेजमेंट, जहाँ पे हम लोग यूज़र को ऑथेंटिकेट भी करेंगे और उसके बाद में उसके कंटेंट या उसके डेटा को डिक्रिप्ट एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करेंगे फॉर अ सिक्योर ट्रांसमिशन। तो वो कैसे होता है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट, इट्स अ सिंपली अ सॉफ्टवेयर। याद रखो ये कोई सर्टिफिकेट मीन्स आपके हाथ में है जैसे सर्टिफिकेट आता है वैसा नहीं होता है, ये बहुत सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर रहता है जिसको हम लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। तो अब अगर अलाइज है, अलाइज को अगर बॉब से बात करना है तो वो क्या करेगी, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी और ये सिग्नेचर भी वापस आपके डिजिटल सर्टिफिकेट पे रहेगा, है ना, उसके थ्रू वो ऐड होगी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे ऐड होगा, वो साइन कॉन्ट्रैक्ट को इंटरनेट के थ्रू भेजेगी, बॉब उसको रिसीव करेगा एंड बॉब विल वेरीफाई यूजिंग द सर्टिफाइंग अथॉरिटी कि ये जो भी डॉक्यूमेंट आया है या जो भी डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट आया है इसके ऊपर जो साइन है वो वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो वो दोनों फिर अपना काम कर लेंगे, और बॉब को भी अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो वो सीए से लेगा। अब याद रखो ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद में उसको इंटरनली हैंडल करने के लिए या उनका पब्लिक की प्राइवेट की का डिटेल, प्राइवेट की तो हमेशा अपने पास पर्सनल रहता है, पब्लिक की हम लोग डेटाबेस में शेयर करते हैं। तो मेरे एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 500 लोगों के पास अगर डिजिटल सर्टिफिकेट है तो वो सबका एक डेटाबेस मेंटेन करना इजी एक्सेस के लिए हम लोग एक डायरेक्टरी सर्विस का हेल्प लेते हैं, और यही सर्टिफिकेट यूज करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट कर सकते हैं। और प्लस ये सर्टिफिकेट्स का वैलिडिटी भी होता है बाय द वे। तो अगर मैंने कोई एक सर्टिफिकेट मुझे मिला है जिसका वैलिडिटी 2 इयर्स का है, तो बिफोर इट एक्सपायर्स मुझे वो सर्टिफिकेट को रिन्यू करना पड़ेगा इफ आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन अहेड एज वेल। अगर मैं वो कंपनी छोड़ के कहीं स्विच कर रहा हूँ तो वो जो सर्टिफिकेट है वो फिर डिसकंटिन्यू हो जाएगा, वो सर्टिफिकेट बेसिकली रिजेक्ट हो जाएगा। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन जैसे मैंने बात किया, असिमेट्रिक सिमेट्रिक दो टाइप के एनक्रिप्शन पैटर्न होता है, यहाँ पे डिटेल दिया है जो आप पढ़ोगे, ठीक है। डोमेन कंट्रोलर्स भी रहता है, तो जैसे हमने बात किया यहाँ पे आपके पास अलग अलग डोमेन कंट्रोलर्स रहते हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं आपको जो भी आपका
मेन डोमेन और सब डोमेन रहेंगे उसको मेंटेन करने के लिए। तो मेरे पास ये ट्री स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ओके, एक, या फिर एक फॉरेस्ट हो सकता है। फॉरेस्ट समझते हैं, अलग 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 बहुत सारे जंगल है। अब वहां पे इजी नेविगेट करना। सो डोमेन कंट्रोलर है आपके पास, अ सर्वर दैट इज रनिंग एक्टिव डायरेक्टरी एंड विद द डोमेन सर्विस, इसको आप डोमेन कंट्रोलर बोलेंगे। क्यों? बिकॉज एक जगह पे एक इंस्टीट्यूशन या एक ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़ा है, जिसको एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस की ज़रूरत है, उसके पास जो वेबसाइट या ऑनलाइन डेटा रहेगा वो भी इतना ज़्यादा रहेगा। तो ये सारा डेटा जब अगर हम लोग ऑनलाइन एक्सेस करेंगे तो वो अलग अलग डोमेन पे होगा। तो वो जो अलग अलग डोमेन्स है ना, वो अलग अलग डोमेन्स को हमको यहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि कौन सा डोमेन, कौन सा डेटा कौन से डोमेन पे आपको मिल सकता है। ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास डोमेन कंट्रोलर रहेगा जो क्या डेटा किसको एक्सेस करना है नहीं करना है। तो ये होस्ट है एंड रेप्लिकेट्स द डायरेक्टरी सर्विस डेटाबेस इनसाइड द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब, अब आप समझो इंडिया लेवल पे हमारा मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर इंडिया वर्क करता है। तो अब ये फॉरेस्ट कैसे हो गया? यहाँ पे क्या होगा? Country is divided into states, state is divided into cities, city is divided again into areas। अब वो एरियाज के अंदर भी वापस छोटे छोटे उसके बाइफर्केशन रहेंगे। जैसे अगर कोई एक, मैं सिर्फ एरिया की बात करूँ सेंटा क्रूज, तो उसके अंदर भी वापस छोटे छोटे और सब एरियाज आएंगे, ईस्ट वेस्ट पार्ट आएगा। तो ये एक बड़ा सा फॉरेस्ट हो गया जिसके अंदर बहुत डिटेलिंग आते जा रहा है। अब कौन सा डेटा आपको कहाँ पे एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको ये डायरेक्टरी सर्विस या डोमेन कंट्रोलर हेल्प करेगा। सो ये क्या करेगा? मैनेजिंग एंड ऑथेंटिकेटिंग रिसोर्सेज इन अ फॉरेस्ट। ओके, तो एक मेन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है जिसके पास मेन सर्वर है, उसके बाद उसका कंट्री, स्टेट लेवल, सिटी लेवल, और उसके अंदर और जो बाइफर्केशन होते जा रहे हैं, उसका इजी एक्सेस के लिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये बात करेंगे। और इसके अंदर वापस की डिस्ट्रीब्यूशंस आएंगे, जहाँ पे अगर मुझे सिक्योरली ट्रांसमिशन करना है तो उसके लिए जो मुझे पब्लिक की प्राइवेट की ज़रूरत रहेगी। नेट लॉग ऑन रहेंगे एक पॉइंट ऑथेंटिकेशन के लिए, बिकॉज मल्टीपल वेबसाइट्स या एप्लीकेशन अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं ऑनलाइन एक ही जगह से काम कर सकता हूँ। विंडोज़ टाइम आएगा, जो बेसिकली मेरा सेशन और बाकी का डिटेल कौन सा टाइम है रियल सर्वर से सिंक्रोनाइज करने के लिए काम आएगा। और मैसेजिंग सर्वर रहेंगे। सो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक आपका कंटेनर ऑब्जेक्ट रहेगा। कंटेनर ऑब्जेक्ट बेसिकली जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स, अब यहाँ पे जब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्टरी सर्विस आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाएंगे, उसका एक कलेक्शन बना के रखा हुआ है। तो वो जो कलेक्शन है ना, तो वो कलेक्शन को हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो आपका कंटेनर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं अलग अलग 50 अलग अलग वेबसाइट एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब ऐसा समझो कि अगर यूनिवर्सिटी है तो ऑनलाइन पेपर चेकिंग के लिए मेरा एक अलग वेबसाइट है। देन ऑनलाइन मुझे अगर स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करना है उसके लिए अलग एग्ज़ाम है, अलग वेबसाइट है। देन मैं लेक्चर्स का जो अपडेट डालूंगा, नोट्स डालूंगा, वो अलग साइट है। प्रैक्टिकल्स के लिए अलग पोर्टल है। देन जहाँ रिजल्ट जनरेट होगा वो अलग पोर्टल है, एडमिशन वाला अलग पोर्टल है। तो ये सारे अलग अलग जो चीज़ें हैं ना, वो आपका कंटेनर ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ आप एक्सेस कर पाएंगे। और लीफ मीन्स एंड यूज़र कंप्यूटर प्रिंटर, जो आपका एंड रिसोर्स है जहाँ तक आपको पहुँचना है। तो एक बड़ा सा अगर झाड़ है तो उसके अगर मैं एक पत्ते तक पहुँच गया है ना, तो वो मेरा एंड पॉइंट है। तो वो लास्ट में वो पत्ते तक कैसे पहुँचना है वो आपको डायरेक्टरी सर्विस आपको लोकेशन बताएगा, रास्ता बताएगा। नाउ नेक्स्ट इज कार्बरोस। सो एक सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल है और कुछ बड़ा बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कार्बरोस है, सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन हुज फंक्शन इज टू ऑथेंटिकेट यूजर्स टू सर्वर एंड सर्वर टू यूजर। तो मुझे कौन से लोकेशन से डेटा एक्सेस करना है एंड अकॉर्डिंग टू माय लोकेशन विच सर्वर इज द नियरेस्ट। इफ यू रिमेंबर, हमने एक सीडीएन सर्वर का बात किया था कल, याद आया? Anyone? What is CDN server for? Why do we required CDN server? For faster access. Okay. And Fareen, Achal, Sarita,
Yes, anyone who can answer? Sakshi? हेलो? आई होप आप लोग जो ज्वाइन हो, जिनका नाम लिया मैंने, वो लोग सुन रहे हैं या फिर ज्वाइन करके छोड़ दिया है। साक्षी? सरिता? या, so who other any other student who can answer? अच्छा, because only 2 3 students only answering. नियर बाई लोकेशन चेक करेगा, वेरी गुड। एंड व्हाट एल्स? हिमांशी, व्हाट यू थिंक, व्हाट सीडीएन कैन डू? हिमांशी? हेलो? खुशबू? खुशबू? समृद्धि? Yes, ma'am. हाँ, टेल मी। Improves मतलब वो इंटरमीडिएटरी सर्वर्स में क्लाइंट और वेबसाइट में वो एफिशिएंसी इम्प्रूव करता है। कैसे? सीडीएन हाँ, कैसे होगा? मैनेज करके मतलब क्लाइंट सर्वर को। हाँ, वही तो, मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? यस उर्मिला? Yes, sir. रिड्यूस करके। अच्छा, हाँ उर्मिला, यू से? यस सर, एज लोकेशन के ऊपर कैश डेटा स्टोर करके स्टोर करके रखते फॉर द फास्टर एक्सेस। ओके, सो बेसिकली क्या होगा, सीडीएन सर्वर जो है, अम, मेरे पास जो मेन सर्वर है, सो लेट्स इमेजिन दिस इज माय मेन सर्वर। अब ये जो मेन सर्वर है, ये मेन सर्वर ने क्या किया हुआ है, मल्टीपल अपने ब्रांचेस बना दिए, ठीक है? और इसके वापस सब ब्रांचेस रहेंगे, इसके वापस सब ब्रांचेस रहेंगे। कैन यू इमेजिन दिस लाइक अ ट्री? तो जो मेन ब्रांच है, ये मेरा रूट है, और ये उसके सारे ब्रांचेस है, और यहाँ पे मेरे वापस दूसरे सर्वर सेटअप रहेंगे। तो एंड ये सर्वर अलग अलग लोकेशन पे, ये जो भी सर्वर है, तो व्हेन अ यूजर ट्राइज टू एक्सेस एनी डेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, वी गोइंग टू चेक देयर लोकेशन यूजिंग जीपीएस। सो बेस्ड ऑन द लोकेशन, ये नियरेस्ट जो भी मेरा सीडीएन सर्वर रहेगा, उससे हम लोग इसको कनेक्ट करा देंगे। एम आई क्लियर विद दिस? ये पैटर्न आपका हो रहा है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। सो यहाँ पे सेम अगर आप देखेंगे कि जब अगर हम लोग सीडीएन की बात, सॉरी, जब हम लोग कार्बोरॉस की बात कर रहे हैं, तो कार्बोरॉस का काम क्या है कि एक सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बनाना, जिसके थ्रू एक बार ऑथेंटिकेशन होने के बाद में, लेट्स से कि अगर ये यूज़र मूव भी हो रहा है, या ये यूज़र का लोकेशन अगर कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, लेट्स इमेजिन कि इफ़ आई एम मूविंग इन अ ट्रेन, तो मैंने बोरेवली से एक्सेस करना चालू किया है, एंड नाउ बाय द टाइम आई रीच टिल चर्च गेट, मेरे मल्टीपल सीडीएन सर्वर जो है ना, वो चेंज होते जाएंगे एज एंड व्हेन आई ट्राई टू एक्सेस सम न्यू डेटा। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सर्वर रहेगा, कार्बरॉस का काम क्या रहेगा, फॉर द ऑथेंटिकेट द यूजर, वो क्लाइंट को कौन सा डेटाबेस का एक्सेस चाहिए, और वो एक्सेस करने के लिए वो ऑथोराइज है कि नहीं। एंड बाय द वे, ये जो कार्बरॉस है, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, ठीक है? ये बेसिकली हमारा खुद का इनबिल्ट नहीं आता है, मुझे सपोर्टेबल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं हम लोग जैसे जी पे है, तो गवर्नमेंट ने यूपीआई सर्विस सेटअप किया है, याद रखो, यूपीआई सर्विस इज सेटअप बाय गवर्नमेंट, एंड जीपे जो है, दिस इज अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, सो विच हेल्प्स टू फॉर द इजी एक्सेस ऑफ दिस यूपीआई सिस्टम। तो जीपे, इसने अपना खुद का कोई
अलग से मैकेनिज्म नहीं बनाया, बट सिक्योरली मैं ये यूपीआई सर्विस यूज करके मेरा काम कर पाऊँ, इसके लिए एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पिक्चर में आया, दैट इज जीपे। सेम इज द सिनारियो विद व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के ऊपर भी वो सेम काम होता है ना। और वैसे बाकी बहुत सारे होता है, जैसे अगर मैं नेट बैंकिंग में लॉगिन करके भी यूपीआई सर्विस यूज कर सकता हूँ, स्कैन एंड पे सर्विस यूज कर सकता हूँ। तो वो सेम काम जो है जीपे भी मुझे वही सेम काम फास्टर वे में करा के दे रहा है, बिकॉज जीपे आपका एक लाइट वेट हो गया। अगर मैं एक नेट नेट बैंकिंग ऐप ओपन करता हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे उसके लिए बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए, मतलब फास्ट इंटरनेट होना चाहिए, स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए, तब वो मेरा नेट बैंकिंग ऐप ओपन होगा, बिकॉज वो इतना ज़्यादा हैवी है, 50 फंक्शन है उस पर। गूगल पे आप कहीं से भी ओपन करो बहुत इजीली, जो एक लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस पे भी वो ओपन हो जाएगा। आई कैन सिंपली जस्ट मेक अ पेमेंट, और उसमें आपको अगर याद रहेगा, लाइट जी पे करके कुछ आया, तो उसका मतलब क्या रहेगा, मुझे पिन एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये थर्ड पार्टी ऐप को भी आप और फास्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। कैसे फास्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, फॉर अ स्मॉल ट्रांजेक्शन्स मैंने एक बार ऑथेंटिकेट किया, तो बार बार अभी पिन मांग के मैं सेकेंड ऑथेंटिकेशन ट्राई नहीं करूंगा। बड़े ट्रांजेक्शन के लिए दो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म रहेंगे। पहला जहाँ पे मैं मोबाइल ऐप में लॉगिन कर रहा हूँ, दूसरा जब मैं पे करूंगा वो टाइम पे आपको पिन जो पूछेगा वो, है ना। तो एग्जैक्ट सेम वे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है वो डेटाबेस में क्लाइंट को बेसिकली ऑथेंटिकेट करने को यूज करेगा। तो अब सेंट्रलाइज कार्बरोस सर्वर क्या कर सकता है कि अगर छोटा मोटा डेटा अगर मुझे देना है, तो ऑथेंटिकेशन सर्वर यूजर का एक्सेस राइट जो है ना वो डिफाइन कर लेगा। छोटे मोटे डेटा के लिए एक बार आपने लॉगिन किया, खत्म, नाउ यू कैन एक्सेस दो स्मॉल स्मॉल ट्रांजेक्शंस, सेम लाइक द लाइट सर्विस ऑफ जीपे। अब बड़ा डेटा अगर एक्सेस करना है, देन और एक लेवल का आपको बेसिकली ऑथेंटिकेशन एक्सेस करना पड़ेगा। एंड इसके आगे और एक चीज रहता है, ऑथेंटिकेशन सर्वर परफॉर्म्स इनिशियल ऑथेंटिकेशन एंड टिकट फॉर टिकट ग्रांटिंग सर्विसेज। तो अब ये टिकट ग्रांटिंग क्या करेगा ये, तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए, देखो स्टेप 1 2 3। अब ये मेरा यूजर है, और यूजर के पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेरा मेन सर्वर है, और ये आपका कार्ब्रोस है जिसके पास आपका ऑथेंटिकेशन सर्वर है। But screen is not visible. पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट या आयशा। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सर्वर है और यहाँ पे ये कार्बरोस है, तो मैं डायरेक्टली, Sir, I am saying your screen is not visible. ओ ओ आई एम सो सॉरी, अदर गाय, अदर स्टूडेंट्स प्लीज लेट मी नो ना अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो। ओके, सो कार्बरोस के अंदर यहाँ पे आपका पैटर्न क्या काम करता है वो ध्यान दो। सबसे पहले कार्बरोस क्या करेगा, हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, इफ़ यू नोटिस केयरफुली, ऑथेंटिकेशन सर्वर है, डेटाबेस है एंड टिकट ग्रांटिंग सर्वर है। अब ये सबका काम क्या होता है अगर आप ध्यान से देखोगे, तो कार्बरोस के अंदर क्या बोला है, इट इज़ अ सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन सर्वर, एक ही जगह से मेरा सारा काम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि ये मेरा मेन सर्वर है, रूट सर्वर है जिसके अलग अलग ब्रांचेस बनेंगे सीडीएन के लिए। सेम इज द सिनारियो विद जीपे। जीपे के अंदर हमने यूपीआई सर्विस गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ है। अब वो यूपीआई सर्विस को इजी एक्सेस करने के लिए हम लोग जीपे जैसा मैकेनिज्म यूज करते हैं, और ये जीपे वाला मैकेनिज्म क्या करेगा, ये आपका फास्टर एक्सेस करके रखेगा। अब 5000 जितना मेरा जो पे है अगर मैं किसी को कर रहा हूँ, या 2000, अब ये लाइट वेट के अंदर आता है, तो जीपे पे मेरा एक लाइट वेट सर्विस है। ओके, लाइट सर्विस है। अब इसमें क्या होगा, मैं छोटा सा अमाउंट जो मैं पे करूंगा उसके लिए मुझे बार बार सेकेंड टाइम ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम ऑथेंटिकेशन कब किया, जब मैंने जीपे पे लॉगिन किया, है ना। तो ऑन लॉगिन मेरा एक बार ऑथेंटिकेशन हुआ, एंड व्हेन आई ट्राई टू पे समवन, तो वो टाइम पे मेरा सेकेंड टाइम ऑथेंटिकेशन हो रहा है। तो वो सेकेंड टाइम जो ऑथेंटिकेशन हो रहा है ना, वो सेकेंड टाइम वाला ऑथेंटिकेशन प्रॉपर, आई मीन उसको आप बाईपास कर सकते हो ये स्टेप को, सो दैट आपका नेटवर्क रिसोर्सेज को आप बचा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे
वो सेम मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे काम में ला सकते हैं कि हमारे पास जो कार्बरोस है वो आपका ऑथेंटिकेशन वाले चीजों पे ही काम कर रहा है। तो कार्बरोस का काम क्या रहेगा अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑथेंटिकेशन सर्वर है एंड डेटाबेस इज यूज फॉर अ क्लाइंट ऑथेंटिकेशन। सो कार्बरोस एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। मतलब अगर सिक्योरली एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट के साथ अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वो जो की डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ से कर सकता है। तो वो अलग अलग कीज यहाँ पे मेंटेन कर सकता है। ईच यूजर एंड सर्विस ऑन अ नेटवर्क इज अ प्रिंसिपल। द मेन कंपोनेंट ऑफ कार्बोरोस क्या क्या रहेंगे, ऑथेंटिकेशन रहेगा, डेटाबेस रहेगा, टिकट ग्रांटिंग रहेगा। ऑथेंटिकेशन हमको पता ही है, इनिशियल ऑथेंटिकेशन एंड टिकट फॉर टिकट ग्रांटिंग सर्विसेज। तो एक बार मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कर लिया तो उसके साथ में मेरा एक टिकट ग्रांट, जैसे आप समझो कि अगर हम लोग कहीं पब में कहीं पे जा रहे हैं या कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो एक बार वेरिफिकेशन होगा, चेक होगा और एक बार में आपको टिकट मिल जाएगा और उसके बाद चाहिए वो कर लो। सो डेटाबेस है जहाँ पे एक बार ऑथेंटिकेशन के बाद में कौन सा टाइप का यूज़र है उसके बेस के ऊपर उसका लॉगिन लेवल के बेस पे हम उसको वो स्पेसिफिक एक्सेस ग्रांट कर देंगे जो टाइप का डेटा वो एक्सेस कर सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाय द वे टिकट्स जो है वो कोई इशू जब आता है तभी भी हम लोग रेस करते हैं, वो टिकट अलग होता है। तो यहाँ पे अगर आप स्टेप्स देखोगे, लॉग इन किया, देन ऑथेंटिकेट सर्वर वेरीफाइज यूजर्स एक्सेस राइट, क्या क्या डेटा कौन से डेटा क्या है वो एक्सेस कर सकता है और उसके बेस के ऊपर उसको एक टिकट ग्रांट करके दे देगा। ऐसा समझो कि अगर हम लोग स्टेडियम में जा रहे हैं तो कौन से टाइप लेवल का मैंने टिकट लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वो एरिया का एक्सेस मुझे मिलेगा। तो बस यहाँ पे वही है टिकट ग्रांटिंग एंड सेशन की results are encrypted using a password, then decrypt message is done using the password, then sends the ticket to ticket granting server. Ticket contains authenticator like username and network address। तो टिकट ग्रांटिंग में क्या होगा बेसिकली, एक बार अगर मैंने लॉगिन किया तो उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन वो टिकट ग्रांटिंग सर्वर जो है वो चेक कर पाएगा। तो टिकट ग्रांटिंग सर्वर डिक्रिप्ट्स द टिकट। जब कभी अगर मैं एक्सेस करने की ट्राई करूंगा कोई रिसोर्सेज तो अब मुझे बार बार ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, मेरा टिकट जो है वो टिकट इंफॉर्मेशन जाएगा सर्वर पे। तो सर्वर वेरीफाई करेगा कि हाँ ये यूज़र को हमने ये टिकट दिया हुआ है और ये अब तक वैलिड है। अगर वैलिड है तो उसको डायरेक्ट जो भी डेटा चाहिए, इफ इज ऑथोराइज टू एक्सेस दैट डेटा उसको एक्सेस दे दो। दैट्स कार्बरोस। एम आई क्लियर विद दिस? सिंपल है, इजी है। एनीवन बताओ जल्दी से। गर्ल्स, am I clear with this? Other students? Yes? सो ये आपका बेसिकली जो पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो ये वाला है जिसके अंदर हम लोग कार्बोरॉस फॉलो कर रहे हैं। कार्बोरॉस अब वर्ड सुनने में वो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इतना कुछ नहीं है। मैंने जो स्टेप्स बताया वो स्टेप्स आपको प्रॉपर याद रखना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग जब कभी कोई डेटा अगर एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे भी ये कार्बोरॉस वाला पैटर्न जो है ना ये हम लोग रेफर करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट स्कीमा है, स्टूडेंट स्कीमा समझता है, कोर्स स्कीमा हो सकता है, मतलब कोर्स के रिलेटेड टेबल साथ में कैसे रहेंगे। तो अब यहाँ पे पैटर्न क्या चलेगा, ये रिक्वेस्ट टिकट टू एक्सेस टिकट ग्रांटिंग सर्वर, यहाँ से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। ये जो कार्बरोज है वो कार्बरोज ने क्या किया, टिकट जनरेट करके दिया। तो स्टेप टू अगर आप देखेंगे, रिटर्न अ टिकट विद द सेशन की। सेशन की मींस लॉग इन से लॉग आउट तक का एक सेशन मेंटेन होगा, वो सेशन की आपको आएगा। उसके बाद में रिक्वेस्ट अ टिकट फॉर अ स्पेसिफिक सर्वर। तो ऐसा समझो कि ट्रेन में जा रहे हैं हम लोग तो जो जहाँ पे आप जाओगे उसका अलग टिकट लगेगा ना। एक सेम ट्रेन के टिकट से मैं मेट्रो में नहीं जा सकता ना बस में नहीं जा सकता हूँ। तो अगर मुझे बस में जाना है तो अलग टिकट लगेगा, मेट्रो का अलग लगेगा, ट्रेन का अलग लगेगा, फ्लाइट में जाना है उसका अलग लगेगा, राइट। तो एग्जैक्ट सेम वे यहाँ पे वो सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो एज यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे अलग अलग टिकट स्पेसिफिक जो सर्वर्स है वो यहाँ पे काम करेंगे कि मैं कहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। सो रिटर्न अ टिकट विद द सेशन की फॉर टिकट ग्रांटिंग सर्वर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैंने एक ट्रेन का टिकट लिया है तो उस पर डेट टाइम आता है ना कि ये डेट और ये टाइम तक ही ये टिकट वैलिड है। तो बस यहाँ पे भी वैसा एक सेशन जनरेट होगा और एक बार ये टिकट मिल गया वो टिकट लेके आई कैन रिक्वेस्ट, मतलब वो टिकट जो है रिक्वेस्ट एक्सेस बाय सेंडिंग द ऑब्टेन टिकट। सर्वर के पास ये टिकट मैं भेजूंगा कि भाई ये टिकट मुझे मिला हुआ है एंड बेस्ड ऑन द टिकट प्लीज अलाउ मी टू एक्सेस दिस रिसोर्स।
और सर्वर वो जो भी टिकट है उसको ऑथेंटिकेट करेगा, चेक करेगा। आप समझ लो कि आपका सर्वर जो है वो टीसी है, तो सर्वर क्या करेगा, वो टिकट चेक करेगा। अगर टिकट आपका करेक्ट है, ठीक है, यू आर अलाउड, सिंपल है। सो जो बेसिकली वी कैन से कि जो हमारा व्हाट वी से कि हमारा जो टिकट काउंटर रहता है वो आपका कार्बरोस है, जहां से मैं टिकट जनरेट होगा मेरा, ऑथेंटिकेट होगा, वेरीफाई होगा, और वो होने के बाद में ये टिकट मिलने के बाद में जो मेन सर्वर है वो आपका टीसी है, वो वेरीफाई करेगा, टिकट अगर करेक्ट है तो आगे के रिसोर्स एक्सेस करने देगा। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऐसे एक्सेस पॉइंट्स रहते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं बाय द वे। तो फर्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको कॉमन टेक्नोलॉजीज और ये सब पॉइंट दिए हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ तक जो भी अभी तक मैंने बताया है टिकट ग्रांटिंग सर्वर, किसी को भी डाउट है? सिंपल है, इजी है टिकट ग्रांटिंग सर्वर, एवरीवन? ओके, ठीक है। सो व्हाट विल डू ना, विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। So let's start again. So as you can see, common technologies. एक होगा स्कीमा। स्क्रीन कर दो पहले। हाँ हाँ हाँ, तो एक होगा आपका स्कीमा होगा, व्हेन वी ट्राई टू वर्क विद इट। स्कीमा का मतलब क्या होगा डेटाबेस टर्म्स में, बताओ जल्दी से गर्ल्स। कल भी हमने डिस्कस किया था व्हाट इज स्कीमा। गर्ल्स, व्हाट इज स्कीमा? स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। Yes. So, whether I have 5 tables, 10 tables, सो डेटाबेस का जो कंप्लीट डिज़ाइन होगा वो आपका स्कीमा होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे स्कीमा के अंदर सेट ऑफ रूल्स रहेंगे दैट डिफाइंस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये टेबल्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो टेक्निकल स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का होगा। अब यहाँ पे ध्यान से एक बात अगर आप देखोगे, what we are talking here, कल मैंने आपको एक पैटर्न बताया था। वी हैव बेसिकली हाई लेवल डिजाइन, I'll write here. So we have basically high level design and low level design। अब हाई लेवल डिज़ाइन जो रहता है ना वो हमारा सॉफ्टवेयर में जो क्लासेस, ऑब्जेक्ट, लाइब्रेरीज क्या कैसे यूज होंगे वो बताता है। एंड लो लेवल डिज़ाइन ये जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं जिसके लिए आपको कौन से लाइब्रेरीज, कौन सा टेक्नोलॉजी बेस्ट रहेगा ये यहाँ पे डिसाइड हो रहा है, और उसके लिए आपका सर्वर कैपेसिटी क्या होना चाहिए वो लो लेवल डिज़ाइन में डिसाइड होता है, याद रखो। हाई लेवल डिज़ाइन हम लोग जो डेवलप करेंगे उसका एक टेक्निकल स्केमा होगा। एंड लो लेवल डिज़ाइन ये जो आपको हाई लेवल सॉफ्टवेयर जो बनाना है उसके लिए आपका हार्डवेयर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म को ये बेटर सपोर्ट कर पाएगा, है ना, वो सब कुछ हम लोग लो लेवल डिज़ाइन में बनाते हैं। तो यहाँ पे इफ़ यू नोटिस केयरफुली, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन से क्लासेस रहेंगे, एट्रीब्यूट्स कौन से रहेंगे, और उसके कंस्ट्रेंट्स क्या रहेंगे, और कौन से ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंस जो है उनका लिमिट क्या रहेगा, कितना लेवल तक, ये सब यहाँ पे देखते हैं। और प्लस एक ग्लोबल कैटलॉग बनता है। फर्स्ट तो ये स्कीमा आ गया, दूसरा ग्लोबल कैटलॉग है। तो जो ग्लोबल कैटलॉग है वो ग्लोबल कैटलॉग बेसिकली क्या कर रहा है, तो इफ़ यू नोटिस केयरफुली, ग्लोबल कैटलॉग हर एक ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखेगा कि कौन सा यूज़र क्या लेवल का डेटा एक्सेस कर पाता है। So this allows users and admin to find directory info regardless of which domain in the directory actually contains data।
तो एक ग्लोबल कैटलॉग हो गया, हर एक जितने भी मेरे पास क्लासेस ऑब्जेक्ट्स है वो सबका, तो ये आपका ग्लोबल कैटलॉग रहेगा। जितना भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अवेलेबल है वो सबका एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन। एंड फॉरेस्ट रूट डोमेन, ये आपका ट्री स्ट्रक्चर हो गया। क्यों? बिकॉज अब मेरे पास बहुत ज़्यादा अलग अलग लेवल पे ये मेरा रूट है, इसके अंदर ये एक स्टेट हो गया। अब समझो कि ये जो रूट है ये इंडिया लेवल पे सेट किया हुआ है, तो उसके बाद ये स्टेट आया। अब ये स्टेट के अंदर लेट्स से 50 सिटीज़ है, तो ये सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, सिटी 4। देन यहाँ पे ये दूसरा स्टेट आ गया, स्टेट 2 आ गया, जिसके अंदर वापस और 30-40 सिटीज़ है, तो ये सिटी 5 हो गया, सिटी 6 हो गया, सिटी 7 हो गया। तो ये मेरा पूरा फॉरेस्ट बनेगा। तो मुझे एग्जैक्टली कौन से स्टेट के कौन से सिटी के कौन से एरिया में जाके मुझे कोई रिसोर्स एक्सेस करना है वो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, तो दैट इज़ अ फॉरेस्ट डोमेन। तो मेरा एक मेन वेबसाइट रहेगा जिसके अंदर मेरे सब आप समझते हैं ये SNDT.com, ये मेरा मेन डोमेन हो गया। अब उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ courses.sndt.com, ये मेरा सब डोमेन हो गया। एंड आई कैन से mcacourse.sndt.com। तो ये आप हायरार्कल स्ट्रक्चर में जा सकते हो। तो ये वे में और कोई दूसरा डोमेन भी रहेगा ऑल टुगेदर, जहाँ पे मुझे सपोज कि अब मुझे एग्जाम के लिए जाना है, तो ये इसका ज़रूरत नहीं है। आई कैन से exam.sndt.com। अब मुझे पेपर चेक करना है, तो कोई एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ किया है जैसे कि एकलव्य, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा eklavya.exam.sndt.com, जहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मिलेगा जहाँ पे आई कैन चेक पेपर्स ऑनलाइन। तो ये वे में आपका ये फॉरेस्ट रूट डोमेन काम कर सकता है, जहाँ पे अलग अलग डिटेल्स आपको बताएगा, रूट से आप अलग अलग नीचे लेवल तक जा सकते हैं। वेबसाइट्स यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। सो प्रेजेंस अ फिजिकल स्ट्रक्चर और अ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मीन्स हमको पता ही है आपका नेटवर्क का टोपोलॉजी कौन सा रहेगा, एंड वो टोपोलॉजी का इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड कौन सा डायरेक्टरी एज अ वेबसाइट रहेंगे, सबनेट रहेंगे, है ना, साइट लिंक रहेंगे जो यहाँ पे बने हुए हैं, और रेप्लिकाज बने हुए हैं। अगर मल्टीपल लोगों को एक सेम डेटा की ज़रूरत है तो उसके मल्टीपल कॉपीज हम लोग लोकल लेवल पे बना के रख देंगे। सेम इज़ द कंसेप्ट ऑफ CDN जो हमने बात किया। एंड लाइट वेट डायरेक्टरी, ये तो हमको पता ही है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हम लोग कहीं पे भी उसको एक्सेस कर पाएंगे। सो दिस प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज फॉर क्लाइंट एंड सर्वर टू स्पीक टू वन अनदर रिगार्डलेस ऑफ द प्लेटफॉर्म व्हाट दे आर यूजिंग। मेरा सर्वर लिनक्स बेस्ड है, क्लाइंट मेरा आईफोन यूज़ कर रहा है या मैकबुक यूज़ कर रहा है और विंडोज़ OS यूज़ कर रहा है, तो उसका यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस और ये उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे आपका एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कंप्यूटर्स, यूजर्स, और ये कौन से कंप्यूटर पे कौन सा यूज़र एक्सेस कर पाएगा, और उसके जो मेरे कंप्यूटर्स है वो मेरे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो कंप्यूटर का नाम, डिस्क्रिप्शन सॉरी, ये सारा चीज़ें यहाँ पे हो सकता है। तो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग डिसेंट्रलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं। तो जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा उतना एक्सेस और इजी हो पाएगा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। सो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जहाँ पे हमने एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बना दिया है जो आपके कंपनी के लिए बेस्ट फिट कर सकता है, एंड कंप्लीट सेपरेट लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डोमेन। तो ये लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा। लॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या रहेगा? दिस रिसोर्सेज इज इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, दिस इनेबल्स यू टू फाइंड रिसोर्स बाय इट्स नेम रेदर देन इट्स फिजिकल लोकेशन। तो मुझे नहीं पता उनका फिजिकल लोकेशन कहाँ पे, मुझे ABC यूजर से कनेक्ट करना है, और लेट्स से कि मुझे सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग या फिर IT डिपार्टमेंट जो है, IT डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय ID 00152 ये एम्प्लॉय से कनेक्ट करना है। अब इसका लोकेशन कहाँ मुझे नहीं पता है, मैं यहाँ से डायरेक्टली वो एम्प्लॉय को ढूंढ सकता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होंगे? ये जो आपके एक कंप्यूटर है ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो क्लाइंट जो टर्मिनल या जो नोड हम यूज़ कर रहे हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है।
और उसके कुछ एट्रीब्यूट रहेंगे। एट्रीब्यूट मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है इसके एट्रीब्यूट क्या हो गए, उसका नेम डिस्क्रिप्शन मतलब कंप्यूटर नेम, आईपी एड्रेस, ये उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। मैक एड्रेस ये उसका एट्रीब्यूट हो गया। अगेन ये जो यूजर्स है दे आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स, जो सिंपल हम लोगों ने पढ़ा है ना उप्स के अंदर भी, तो ये जो यूजर्स है दे आर ऑल्सो माई ऑब्जेक्ट्स। और ये जो ऑब्जेक्ट्स है इनके एट्रीब्यूट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इनका एम्प्लॉय आईडी, लॉग इन नेम क्या होगा, ये सब आपके एट्रीब्यूट्स रहेंगे। तो ये सबका इंफॉर्मेशन आपका एक्टिव डायरेक्टरी मेंटेन करता है। और यहाँ से मुझे पता चलेगा कि कौन सा यूजर कौन से कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, या वो उसका ओरिजिनल कंप्यूटर कौन सा है जिस पे वो काम कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया वो सेम सिनारियो यहाँ पे दिया हुआ है। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मुझे जाके एक्सेस करना है तो ये आपका फॉरेस्ट स्ट्रक्चर काम करेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये सेम डायग्राम यहाँ पे दिया है। डोमेन्स क्या होता है ऑलरेडी हमने सीखा है। अब डोमेन्स के अंदर आपका टॉप लेवल डोमेन आता है, कल मैंने आपको सिखाया था जेनरिक टॉप लेवल डोमेन आता है, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन आता है। तो यहाँ पे मेन मेरा माइक्रोसॉफ्ट है, उसके बाद अगर यूके का माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट अलग रहेगा, यूएस का अलग रहेगा, और यूके के अंदर वापस अगर आपको कोई स्पेसिफिक सर्विस यूज़ करना है तो उसका सब डोमेन आपका अलग काम करेगा। तो दिस इज़ द ट्री स्ट्रक्चर जो हम फॉलो कर सकते हैं। अभी भी मैंने यहाँ पे आपको वही सिखाया था, कहाँ गया इसके अंदर जो मैंने लिखा था ये वाला, दिस इज द सेम सिनारियो जो अभी मैंने आपको सिखाया, वो यही बात कर रहा है ये वाला। फिजिकल स्ट्रक्चर, डोमेन कंट्रोलर, रेप्लिकेशन ऑफ साइट्स, वेबसाइट्स। रेप्लिकेशन टोपोलॉजी कैसे काम करेगा, एक सर्वर पे जो डेटा है वो सेम डेटा को आप रेप्लिकेट करोगे, जिससे हम लोग सीडीएन काइंड ऑफ पूरा नेटवर्क बनाते हैं। अब हम लोग आते हैं, ये आपका पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं एनओएस। एनओएस स्टैंड्स फॉर नेटवर्क ओएस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर बेसिक अगर आपको पता है तो एनओएस बहुत इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो है नोवेल नेटवेयर। ये आपका एक नेटवर्क ओएस है, जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक है, वैसे ही नोवेल नेटवेयर एक आपका एनओएस है जो नेटवर्किंग सर्विस मतलब नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है। इसका बेनिफिट क्या होता है बेसिकली कि नेटवर्किंग के लिए जो भी टूल सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत है ना मैक्सिमम बिल्ट इन रहता है, तो हमको उसको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। ये आपका बेनिफिट रहता है नेटवर्क ओएस यूज़ करने का। So let's say कि if I required to set up a network, तो वो नेटवर्क सेटअप करने के लिए आपको जो डायरेक्टरी सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको जो यूज़र्स मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेटवर्किंग में आपके मैक्सिमम कोई नेटवर्किंग टूल्स आपको हब स्विच राउटर कुछ सेटअप करने के लिए जो सपोर्टेबल लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब यहाँ पे बिल्ट इन रहता है मैक्सिमम चीज़ें। तो उससे हमारा काम और इजी हो सकता है, और नेटवर्क में सारे क्लाइंट्स को अगर आपको मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, वो भी इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं। ये इसके लिए हम लोग नेटवर्क ओएस यूज़ करते हैं। मतलब नेटवर्किंग के लिए जो जो टूल्स और टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है इन जनरल मैक्सिमम सारे नेटवर्क्स को, वो यहाँ पे बिल्ट इन रहता है। हाँ, कुछ स्पेशलाइज अगर आपको अपने नेटवर्क में अलग से सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स, कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर सेटअप करना है, वो तो आपको अलग से इंस्टॉल करने ही पड़ेंगे। लेकिन नेटवर्क ओएस हम लोग स्पेशली इसी के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नोवेल नेटवर्क क्या बोल रहा है, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर है, हर कोई मैक्सिमम जगह पे यूज़ करता है। तो कंपनी साइजिंग डाउन साइजिंग भी अगर हम लोग करेंगे तो मेन फ्रेम से लेके नॉर्मल नेटवर्क पीसीस तक हम लोग ये नेटवर्क के अलग अलग नेटवर्क ओएस अलग अलग वर्जन आएंगे, आपके काम स्पेसिफिक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो क्या क्या करेगा ये अगर आप यहाँ पे देखोगे, it keeps safe and protects single process with each other. Network is discontinued network OS basically develop नोवेल के साइड से। आज का बहुत जगह पे ये यूज़ करते हैं। नोवेल नेटवर्क रेफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। टोकन रिंग ये फॉलो करता है। इथरनेट मतलब लोकल नेटवर्क पे भी ये काम कर सकता है। ARC नेटवर्क पे भी काम कर सकता है। IP के वर्जन 4 वर्जन 6 पे ये काम कर सकता है। तो ये पूरा डायग्राम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर रेफरेंस। ये आपका TCP/IP लेयर स्ट्रक्चर है।
है ना, जिसके अंदर एप्लीकेशन पे ही सेशन प्रेजेंटेशन आपके कंबाइन होते हैं और ये वाले आपके अलग अलग सर्विसेज यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो आपको एग्जाम्पल के लिए ये याद रखना है, एग्जाम में भी आप ये ऐसा रैंडम बना दोगे, उसके अंदर बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एनसीपी नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये आपका फाइल सर्वर हो गया, ये सैप काइंड ऑफ सिस्टम हो गया। सैप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर रहता है, जब मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को आपको एक साथ सेंट्रलाइज करना रहता है एक ही जगह पे, तो हम लोग सैप सिस्टम यूज़ करते हैं। तो डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बेसिकली बेटर हो सकता है। जैसे आप समझो कि NMIMS है, मिठी बाई है, तो दे हैव 20 कॉलेजेस, ओके, एक ही जगह पे अलग अलग जिसके अंदर जूनियर डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग, मास्टर्स, देन डिग्री के अंदर इंजीनियरिंग डिग्री अलग, डिप्लोमा अलग, देन BSc IT, BCom, सारे सारे अलग अलग जो भी कॉलेजेस अलग अलग नाम से वो चल रहे हैं, वो सारे एक ही जगह पे डाले। तो अब अगर इफ़ आई विजिट 2 डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन, तो मेरा एक एम्प्लॉय आईडी वहाँ पे मेंटेन है। तो अगर मेरा कोई एक लेक्चर, लेट्स से कि मेरा कोई एक कॉलेज में एक लेक्चर है मेरा 8:50 तक, एंड अगर अदर कॉलेज वांट्स टू assign me a slot which starts from 8:45, तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली बताएगा कि दिस एम्प्लॉय इज स्टिल बिजी गेटिंग। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें, देन अटेंडेंस आपका एक सेंट्रलाइज हो पाएगा, और पेमेंट आपका सेंट्रलाइज हो पाएगा। मतलब एक कॉलेज के पास अगर मेरे पेमेंट डिटेल है तो मुझे वापस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सैप सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा रहता है, इसको मेंटेन करने का खर्चा भी आपका आता है ईयर का अच्छा खासा, और इसके अंदर आप बहुत सारे दूसरे डिटेलिंग भी कर सकते हैं। हाँ, बट इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी बड़ा लगता है। तो ऐसे बड़े सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए भी हमको नेटवर्क ओएस की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर इंटरनेट पैकेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल है। अब ये हमने जो स्टार्ट में जो बेसिक नेटवर्किंग पढ़ा है, उसके बेस के ऊपर आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज, दिस इज़ अ प्रोटोकॉल। तो क्या करेगा, इंटरनेट के ऊपर हम लोग जो डेटा एक्सचेंज करेंगे उसके लिए यूज़ करेगा। बाय द वे, ये कनेक्शन लेस है और अनरिलायबल है। तो अगर आप लोग को पता रहेगा, TCP एंड UDP की हमने बात की थी। तो UDP जो है ये आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है एंड अनरिलायबल है, मतलब जो डेटा मैं भेजूंगा वो पहुंचेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, वी हैव नेटवर्क कोर प्रोटोकॉल। अब ये नेटवर्क कोर प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगे, सो दिस इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट यूज्ड इन मेनी प्रोडक्ट। क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल ये यूज़ करता है, जहाँ पे लैन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, और जनरली ये उसका खुद का जो बना हुआ OS है उसके साथ कनेक्ट करता है, एंड इट कैन ईजिली वर्क विद ऑल्टरनेटिव OS लाइक लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ एक्सेट्रा। अब याद रखो, ये जो OS है ना, मैक्सिमम OS आपका यूनिक्स आर्किटेक्चर ही फॉलो करते हैं सारे। तो इसी के लिए अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ लिनक्स में और विंडोज़ में, तो उसके अंदर CD, MKDIR ये कमांड्स आपके ऑलमोस्ट सेम वर्क करता है। तो आपका कर्नल आर्किटेक्चर बहुत जगह पे सेम ही रहता है। और जब ऐसे बड़े OS जब बनाने हैं ना, तो बहुत सारे लोग ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को ही कस्टमाइज करना भी प्रेफर करता है, या वैसा ही सिस्टम प्रेफर करता है। तो अगर आप देखोगे कि अगर मैं नेटवर्क OS की भी अगर बात करूँ, तो दैट वुड बी मोर सिमिलर, जैसा आपका लिनक्स है वैसा काफ़ी सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ पे भी दिखेगा। दैट इज़ अ नेटवर्क OS। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। और ये अगेन TCP/IP प्रोटोकॉल स्ट्रक्चर फॉलो करता है सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज के लिए। अगर आप देखेंगे ये TCP/IP, इट्स लार्जली रिप्लेस बाय TCP/IP। दिस इज़ द प्रोटोकॉल जो हम लोग पैकेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वो सेम हमने पहले पढ़ा है TCP/IP। फीचर्स कौन से रहेंगे, डायरेक्टरी सर्विस प्रोवाइड करता है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया। यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। अब ये एक बेनिफिट है, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करने का बेनिफिट क्या होगा कि हमने जो डेटा, आई मीन मुझे कोई सर्विस एक्सेस करना है, अब आप मुझे अगर उसको इजी यूज़र इंटरफेस पैटर्न में दोगे तो बैकग्राउंड में कौन से कमांड्स लगेंगे वो मुझे नहीं पता है। मैं तो बहुत सिंपल GUI के थ्रू चीज़ें एक्सेस कर लूँगा, तो मेरा लाइफ आप इजी कर रहे हो। तो इसके लिए ये ज़रूरी है। तो अगर आप देखेंगे
ये बेसिकली मैनेजिंग नेटवर्क रिसोर्स ये भी यूज़ करेगा। उसके लिए भी हम लोग डायरेक्टरी सर्विस यूज़ करते हैं, जो हमने ऑलरेडी बात किया। यूज़र इंटरफेस जो है, इसके थ्रू आपका काम और इजी हो जाएगा टू इंटरेक्ट और डील विद दिस। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जो है, तो यहाँ पे this network OS does not require or need many hardware devices. It's need minimal devices. क्यों? मैक्सिमम काम आपको क्लाउड पे आप शिफ्ट कर सकते हो, है ना। तो एक्स्ट्रा हाई पावर डेटा की ज़रूरत नहीं है। एंड देन इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है एक ओएस में बने हुए जो फाइल्स रहते हैं उसका फाइल फॉर्मेट अलग रहता है, और जब हम लोग दूसरे ओएस में उसको ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे विंडोज़ का आपका फाइल फॉर्मेट NTFS और FAT32 है। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एंड FAT स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल 3216, ये उसका बिट साइज डिफाइन करता है बेसिकली। तो अगर ये इस टाइप के फाइल्स को जब मैं पहले दूसरे ओएस पे ओपन करता था तो वो टाइम लेता था, पेन ड्राइव में ओपन होने में भी टाइम लेता था। धीरे धीरे वो कॉम्पेटिबिलिटी इशू को रिजॉल्व करते करते आज मैक में बना हुआ फाइल मैं और कहीं पे एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगेन अभी भी ये तकलीफ है कि अगर मैंने कोई एक पेन ड्राइव को विंडोज़ कंप्यूटर में फॉर्मेट किया है, एंड फॉर्मेट के टाइम पे अगर मैंने उसको NTFS यूज़ करके अगर फॉर्मेट किया है, तो मैक में वो पेन ड्राइव ओपन तो होगा, लेकिन मैक में से कोई डेटा मैं वो पेन ड्राइव में कॉपी नहीं कर पाऊंगा। ये इशू होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, वो इंटरऑपरेबिलिटी के जो इश्यूज आते हैं, तो आप नेटवर्क ओएस में जब हो तो आपके अलग अलग सिस्टम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स या ओएस यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरऑपरेबिलिटी के इशू को भी ये रिजॉल्व कर देता है। ये बेनिफिट है हमारा। अब यहाँ पे कंपनी का हम लोग एक नेटवर्क डायरेक्टरी सर्विस बना सकते हैं, नोवेल डायरेक्टरी सर्विस बना सकते हैं। सेम काम जो चाहिए वो यहाँ पे आप कर सकते हो, है ना। तो वो सेम ही है, और आई कंसिडर कि आप ये पढ़ सकते हो। तो कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगे, यहाँ पे ये दिया हुआ है, जो आप एग्जाम्पल याद रखोगे। तो अगर मुझे ऐसा कोई लोकेशन वाइज अगर बनाना है तो वो लोकेशन वाइज भी मैं बना सकता हूँ, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, दैट्स इट। और बाकी का आपको कुछ अगर जो क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे वो आप ये लिंक से एक्सेस कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट दैट लिंक। सो एंड विद दिस वी आर डन विद यूनिट 2। अब आपको काम ये है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपको निकालने हैं, और उसमें जो कोई क्वेश्चंस आपके यूनिट 2 नेटवर्क ओएस बेस्ड आए हैं या यूनिट 1 बेस्ड आए हैं, वो आपको देखना है। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आया? एनीवन एनी डाउट? जस्ट गो एंड रिवाइज। वी आर डन विद 2 यूनिट्स। So next, what we are going to start with is practicals and shell scripting. तो शेल स्क्रिप्टिंग समझने के लिए आपको लिनक्स जो है उसको रिवाइज करना पड़ेगा प्रॉपरली। सो मैं आज का दिन देता हूँ आपको, गो एंड रिवाइज शेल स्क्रिप्टिंग। सो टुमारो मॉर्निंग व्हेन आई कंडक्ट अ लेक्चर, तो आपके पास थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए। एंड यू ऑल्सो नीड टू सेटअप, okay, you also need to set up रेड हैट सेटअप करना। उबंटू काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली चीज़ें देता है, तो हमको ज़्यादा करने नहीं मिलता है। सो बेटर कि गो विद रेड हैट, तो आप मैन्युअली बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब कुछ नहीं है बेटा। इंटरऑपरेबिलिटी मीन्स एक लैपटॉप या कंप्यूटर, एक अगर मैंने विंडोज़ से कोई एक फाइल बनाया हुआ है तो उसको मैं इजीली कोई भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन कर पाऊँ, एक्सेस कर पाऊँ, उसके साथ वर्क कर पाऊँ। दैट इज इंटरऑपरेबिलिटी। गेटिंग? तो नेटवर्क ओएस आपका ये इंटरऑपरेबिलिटी का इशू को सॉल्व कर देता है। बेसिकली क्या होता है, कभी कभी मैंने एक पेन ड्राइव विंडोज़ में फॉर्मेट किया है, अब उसको जब मैं मैक के लैपटॉप में लगाता हूँ तो वहाँ पे सारे ऑपरेशन में नहीं परफॉर्म कर पाता, बिकॉज हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का एक फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम का मतलब समझो कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का एक लैंग्वेज होता है। जैसे मेरा लैंग्वेज गुजराती है, आपका हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं वही लैंग्वेज या वही टाइप के फाइल समझ सकता हूँ जो लैंग्वेज मुझे आता है। जैसे कि मैं हिंदी, मराठी, गुजराती एंड इंग्लिश इतने लैंग्वेज समझ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई एक फाइल ऐसा मिला जो तमिल में है,
या जो उर्दू में है, तो वो मुझे नहीं आएगा, तो वो टाइम पे आई नीड अ ट्रांसलेशन। तो इंटरऑपरेबिलिटी वो ट्रांसलेशन आपको इजी करके देता है। अ, कि मैंने कोई एक फाइल अगर कोई एक अलग फॉर्मेट अलग प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ है और मैं उसको कोई अलग जगह पे अगर एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो वो कॉम्पिटेबिलिटी इश्यूज आपके नहीं आएंगे। तो इंटरऑपरेबिलिटी इजी करने का मतलब है कि रिगार्डलेस ऑफ द प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, you can easily access the files across your network, across the directory server। ये बेनिफिट होगा। यस, क्लियर है? ओके। एनी अदर डाउट्स इन स्टूडेंट्स?